दास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं आपका विज्ञान का आपका 11वां इकाई 10वां इकाई, और इस इकाई में है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है, ये सब चीज़ हम क्या कर चुके थे, देख चुके थे। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग जो है आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, अब हमको जो है जो भी रासायनिक अभिक्रिया है उसका कौन कौन से प्रकार है उसको देखना है। वैसे इससे पहले वाले क्लास में हम आपको बताए थे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया में एक नया पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी अभिकारक जो भाग लेता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, कोई भी जो क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है ना, नहीं उत्पन्न होता है। केवल एक रूप से क्या होता है, वो दूसरे रूप में क्या होता है, परिवर्तित होता है। और जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उस स्थिति में क्या होता है आपका, या तो पुराने बंध क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और नए बंध का निर्माण करते हैं। तो ये दो प्रक्रिया होता है रासायनिक अभिक्रिया में, दो प्रकार का प्रक्रिया होता है। जो पुराना बंध होता है वो टूट करके क्या हो जाता है आपका इस प्रकार से, या पुराने बंध क्या हो जाता है, टूट जाता है, या दो अन्य पदार्थ मिल करके एक नया बंध का क्या करता है, निर्माण करता है। तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें पुराने बंध जो है टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। यही प्रक्रिया क्या होता है आपका, चलता रहता है या प्रक्रिया होती रहती है। तो इसके आधार पर यहाँ पर कुछ रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें बंध के टूटना, बंध का जुड़ना या अन्य बेसिस पर क्या किया गया है, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको कुछ भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो उनको हमको क्या करना है, 1 बाय 1 करके पढ़ाई करना है। जिसमें पहला अभिक्रिया दिया है संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या दिया है हमारा, संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होता है भाई, तो नाम से स्पष्ट है। संयोजन मतलब होता है जुड़ना। संयोजन मतलब क्या होता है भाई हमारा, जुड़ना। ये सामान्य भाषा में हम लोग बोल सकते हैं। संयोजन मतलब जुड़ना, मतलब जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं, और संयोग करके जब क्या करते हैं, एक नया पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब इस प्रकार की जो अभिक्रिया होता है उस अभिक्रिया में एक से अधिक पदार्थ आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जुड़ करके एक नया पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो उसको ही हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2, C+O2, C एक पदार्थ है, O2 पदार्थ है, और दोनों जुड़ करके क्या बना रहा है हमारा, CO2 बना रहा है। मतलब यहाँ पर CO2 का बनना कौन सा अभिक्रिया होता है हमारा, संयोजन अभिक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें, हमारे पास Mg दिया है प्लस O2 दिया है, ये दोनों जुड़ करके 2MgO बनाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, ये भी हमारा संयोजन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है भाई, तो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण यहाँ पर क्या किया गया है, दिया गया है, उसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा। अब इतना ही लिखेंगे भाई, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ का क्या करता है, जब निर्माण करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक पदार्थ से अधिक पदार्थ भी बन सकता है ना, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया। अब इस संयोजन अभिक्रिया से कुछ रिलेटेड क्या दिया गया है हमारा, यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप दिया गया है जो कि संयोजन अभिक्रिया से रिलेटेड है। और इसमें पहला जो क्रियाकलाप दिया गया है उसमें बोल रहा है कि एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है हमारा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं CaO को। इसको बिना बुझा चूना कहते हैं। ठीक है, बिना बुझा चूना भी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन बन गया, बिना बुझा चूना का सूत्र क्या होता है, तो आप क्या बता सकते हो, CaO को क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना कहते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़े से हम लोग क्या करते हैं, टुकड़े ले लेते हैं। किसमें, तो हमारे पास एक क्या है, हमारा बीकर है। ये इस प्रकार से लैब में क्या होता है, बीकर होता है। इस बीकर में हमने क्या ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बिना बुझा चूना कहते हैं, ये ले लेते हैं। और इसमें धीरे धीरे क्या मिलाते हैं, इसमें पानी मिलाते हैं। पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। ये हम धीरे धीरे क्या करते हैं, मिलाते हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही पानी हम क्या मिला देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में मिला देते हैं, तो दोनों के बीच क्या होता है, यहाँ पर क्रिया होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और किसके बीच, H2O के बीच। तो इस स्थिति में क्या होता है, ये दो
दो ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, तो ये क्या बनाता है हमारा, दो OH बनाता है जो इधर आके पलट जाता है और ये हमारा क्या हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ना। क्योंकि आपको मैं बताया था कि जो सामने होता है वो जाके क्या हो जाता है, पीछे इस प्रकार से पलट जाता है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है, इसका नाम हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम क्या होता है हमारा, ये हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये क्या होता है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, एक बीकर में ले लेते हैं, इसका नाम क्या है भाई, बीकर है, ठीक है। तो बीकर में ले लिए और उसके बाद हम धीरे धीरे क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं, तो दोनों आपस में क्रिया करता है और ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका बनता है, यहाँ से कुछ क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। क्या निकलता है आपका, ऊष्मा निकलता है। ऊष्मा निकलने की वजह से ये जो हमारा क्या होता है, जो बीकर होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जो छूने पर क्या होता है आपको गर्माहट जो है महसूस होता है। और जिस अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलता है, उसको क्या कहा जाता है हमारा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है ना। कोई अभिक्रिया हो रहा है और उस अभिक्रिया के दौरान अगर क्या होता है हमारा, ऊष्मा बाहर निकलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कल भी बताया था या इससे पहले वाले क्लास में भी मैं बताया था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। तो यदि कोई अभिक्रिया हो रही है और उस अभिक्रिया के दौरान अगर क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, ये जो प्रक्रिया है उसको बता सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या लिया, एक हमने क्या लिया, यहाँ पर बीकर लेते हैं। इस बीकर में हम लोग क्या डाल देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डाल देते हैं और उसमें धीरे धीरे पानी मिलाते हैं। तो धीरे धीरे दोनों को पानी मिलाते हैं तो H2O और कैल्शियम ऑक्साइड मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसके दौरान क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलता है। तो जब इसको छू के देखते हैं तो हमको गर्माहट क्या होता है, महसूस होता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि इसमें दो पदार्थ पानी और कैल्शियम ऑक्साइड मिल के क्या बना रहा है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, मतलब जुड़ रहा है। इसलिए इसे हम लोग कौन सा अभिक्रिया के अंतर्गत रखते हैं, संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप संयोजन अभिक्रिया को इस क्रियाकलाप के द्वारा क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है चूने का पानी भी कहा जाता है। किसका पानी, चूने का पानी भी कहते हैं, चूने का पानी भी कहा जाता है। अंग्रेजी में लाइम वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, चूने का पानी बोलते हैं और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको लाइम वाटर कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखना है। तो ये पहला क्रियाकलाप यहाँ से क्या होता है आपका कंप्लीट होता है और पहला क्रियाकलाप ये बताता है कि हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। तो इस प्रकार से आप संयोजन अभिक्रिया में ये भी उदाहरण को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। देखो यही चित्र, यही चीज़ जो हम पढ़े हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको एक चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है। वो सब चीज़ है, देखो तीव्रता से क्रिया करता है और ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये तो हम लोग क्या कर लिए, पढ़ चुके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है बोल के, और ये क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, वो भी पढ़ लिए। इसलिए देखो छू के देख रहा है तो गर्म लग रहा है, ठीक है। और ये हमारा देखो समीकरण दिया है आपका, जो हम समीकरण पहले कर चुके हैं। ये हमारा दिया है CaO और ये हमारा क्या होता है H2O और ये क्रिया करके क्या बनाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर क्या किया गया है, दिया गया है। तो ये आपका चूँकि देखो दोनों क्या हो रहा है, जुड़ रहा है और जुड़ करके क्या बना रहा है, एक नया पदार्थ बना रहा है, अतः इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। उसी प्रकार और भी हैं विभिन्न प्रकार के, जिसको आप क्या कर सकते हैं, जो है उदाहरण में ले सकते हैं, जो हम पहले क्या कर चुके हैं, सब चीज़ को देख चुके हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर इसका परिभाषा दिया जा रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक या पदार्थ मिल करके जब क्या करता है, आपका उत्पाद बनाता है, एक नया पदार्थ बनाता है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीक़े से आप बोल सकते हैं। बोलने का तात्पर्य वही है कि दो या दो से अधिक जब पदार्थ आपस में मिल जाता है और मिल करके जब क्या करता है, एक नया पदार्थ अर्थात उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो भाई अभिकारक बोलो तब भी पदार्थ है, उत्पाद बोलो तब भी पदार्थ है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं परिभाषा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक है ना मिल करके क्या बनाता है, एक नया पदार्थ या उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन अभिक्रिया को जो है और कई उदाहरण हैं जो हम बता सकते हैं, जैसे कार्बन प्लस O2 इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, हम शुरू में देख चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है H2 और O2 इक्वल टू क्या होता है 2H2O।
ये भी हमारा किसके अंतर्गत आता है, हमारा संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत इसको उदाहरण में रखा जाता है। तो ये सारे उदाहरण हम देख चुके भाई, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको संयोजन अभिक्रिया क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। संयोजन मतलब होता है जुड़ना, और जब दो पदार्थ या दो अभिकारक आपस में मिल करके उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है भाई, तो वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब होता है टूटना। पहले का मतलब क्या होता था हमारा, जुड़ना, इसका मतलब होता है टूटना, इसका मतलब क्या होता है, टूटना। अब घटन मतलब होता है विभाजित होना, टूटना मतलब विभाजित होना। तो कोई पदार्थ जो पहले से क्या होता है हमारा एक ठोस अवस्था में पाया जाता है, जब उसको हम गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, वो कई भागों में टूट जाता है। यदि मूल पदार्थ है ना जो है क्रिया करके अगर कई भागों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका ये वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें कोई पदार्थ एक से अधिक भागों में जब क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो हमारा कौन सा होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है। वहाँ पर वियोजन अभिक्रिया होता है। और यहाँ पर यही चीज़ क्या किया गया है, यहाँ पर जो है एक क्रियाकलाप के द्वारा क्या किया गया है, इसको समझाया गया है। क्रियाकलाप कितना दिया है, 5 दिया गया है। तो क्रियाकलाप 5 में क्या दिया है हमारा, हम लेते हैं खाने का सोडा। खाने का सोडा का फार्मूला होता है आपका Na, सोडियम बोलते हैं, फिर H है ना, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, और CO3, तो इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na को बोलते हैं सोडियम, H को बोलते हैं हाइड्रोजन, CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। तो ये लिखा है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही हमारा खाने का क्या है, सोडा है। ठीक है, जो भजिया वजिया हम बनाते हैं ना तो उसमें मिलाते हैं, वो इसी को मिलाते हैं भाई। तो ये क्रियाकलाप में आपने क्या लिया, खाने का सोडा लिया, और खाने को सोडा लेकर के क्या करते हैं, उसको क्वथन नली होता है, एक पहले भी बताया था, एक छोटा सा हमारा क्या होता है, नली होता है। इस नली में हम क्या कर देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को भर देते हैं। ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं ना, इसको हाइड्रोजन भी बोलते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, तो कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या भर दिया, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट को क्या कर देते हैं, इस क्वथन नली में भर देते हैं, और इसको जो स्पिट लैम्प होता है, लैंप होता है गर्म करने का आपका लैब में, उससे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो क्या होता है भाई, जब हम सोडियम और HCO3 को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने से आपका यहाँ से आपका एक तो हमारा क्या निकल जाता है, सोडियम के हमारा क्या हो जाता है, आपका कार्बोनेट निकल जाता है। तो इसका मात्रा कितना लेते हैं हम लोग, 2 ले लेते हैं। तो यहाँ से आपका क्या होता है, Na2CO3 निकल जाता है, साथ में क्या होता है आपका एक H2O, और हमारा क्या होता है, जल बाहर निकलता है। तो जब इसको हम तोड़ते हैं तो Na2CO3, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट होता है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। साथ में बनता है हमारा एक H2O, जिसको हम पानी बोलते हैं, और CO2 बाहर निकल जाता है। देखो यहाँ पर सोडियम कितना है हमारा, 2 बार है, इधर आके क्या हो जाता है, NO2 हो जाता है। तो ये प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस होता है। तो Na2 हो जाता है, इधर आके 2Na है, इधर आके Na2 हो जाता है, और 2 CO3 है, सामने में कितना है, 2 है, मतलब 2 ठो CO3 है। कितना CO3 है, 2 बार CO3 है, तो एक CO3 क्या हो जाता है, सोडियम के साथ निकल जाता है, और क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है। अब एक हमारा कार्बोनेट क्या हो गया है, तो निकल गया। अब एक कार्बोनेट बचा है, उसके अलावा देखो 2 हाइड्रोजन भी बचा है। कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बचा है ये, तो इधर आके क्या हो जाता है, वो इधर जाता है तो H2 हो जाता है। अब जो है यहाँ पर देखो CO3 है, तो एक ऑक्सीजन ये उधार ले लेता है, तो ये क्या हो जाता है, H2O, तो यहाँ पर क्या बचता है, CO2। तो इस तरीक़ा से आपका क्या हो जाता है, सोडियम जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जब उसको क्वथन नली में लेकर के क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो गर्म करने से क्या होता है आपका, जब इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है, पानी में टूट जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है आपका, टूट जाता है। कौन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन, ये हमारा क्या होता है, हमारा कार्बोनेट, कार्बोनेट, ये किस में टूट जाता है भाई हमारा, ये टूट जाता है सोडियम कार्बोनेट, H2O और CO3। क्योंकि हमारा क्या होता है, कोई पदार्थ एक से अधिक भागों में क्या हो जाता है, यहाँ पर टूट जा रहा है, मतलब यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया होता है आपका, वियोजन अभिक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। अब क्या करेंगे, जब इसमें गर्म करेंगे ना, तो गर्म करेंगे तो देखो यहाँ से कौन सा गैस निकल रहा है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। तो जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास क्या करते हैं हम लोग, जलती हुई माचिस का तीली क्या करते हैं, ले जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है,
ये जो माचिस का तीली जो जल रहा होता है, जैसे ही क्या करता है उसको हम इसके मुंह पर ले जाते हैं, उसका जलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये क्या होता है, जो भी आग होता है उसको बुझा देता है ना। इसलिए इसका उपयोग जो है अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है किस में किया जाता है भाई, अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये यहाँ से निकल रहा है, इसलिए जलती हुई जो भी माचिस की तीली ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, आपका बुझ जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, हमारा वियोजन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट किस में टूट रहा है, सोडियम कार्बोनेट में, H2O में और CO2 में टूट रहा है, मतलब यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, क्वथन नली में जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट खाने का सोडा को लेते हैं और गर्म करते हैं, तो गर्म करने से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट H2O और CO2 में टूट जाता है, अर्थात यहाँ से CO2 बाहर निकलता है। उसके मुंह पर जब हम क्या करते हैं, जलती हुई माचिस का तीली ले जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या हो जाता है, वो बुझ जाता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जल का कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आग को क्या करता है, बुझाने का काम करता है। इस वजह से अग्निशामक यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से आप उसको देख सकते हैं। और ये इसका चित्र है, ये हमारा हाइड्रोजन है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अपघटन है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकलता है। और यहाँ पर माचिस का तीली अगर हम क्या करते हैं, ले जाते हैं, तो ये माचिस का तीली क्या हो जाता है, आपका बुझ जाता है। और वो किसके वजह से बुझता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बुझ जाता है। तो इस तरीक़ा से आप चित्र के माध्यम से भी इसको क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। यही चीज़ दिया है गई आगे, यही चीज़ दिया है। सोडियम हाइड्रोजन को गर्म करते हैं तो क्या बनता है हमारा, यहाँ से ये बनता है आपका सोडियम कार्बोनेट, ये बनता है H2O, और ये क्या बनता है आपका CO2, जो हम क्या कर चुके, पढ़ चुके हैं। और यहाँ से फिर आप बता सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक जो है उत्पाद में क्या हो जाता है, जब बदल जाता है, या एक से अधिक जो है भाग में परिवर्तित हो जाता है, यही हमारा क्या कहलाता है, आपका वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो वियोजन अभिक्रिया को आप अपने ढंग से क्या करेंगे, आप परिभाषित करेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक, कोई पदार्थ जब एक से अधिक भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ऐसे बोल देना और फिर आप क्या लिख देना, यहाँ पर उदाहरण को लिख देना, फिर आपको फिर कंफर्म हो जाएगा। मेन तो आपको उदाहरण पर होता है भाई, जितना भी नंबर होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ रहा है कि अगर यह जो वियोजन होता है, अगर वियोजन की अभिक्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है, ऊष्मा के द्वारा संपन्न होता है, तो ऐसे वियोजन को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। मतलब जब हम बाहर से क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, और ऊष्मा देने के फलस्वरूप अगर क्या होता है, उनके अणु या किसी भी पदार्थ के अणु क्या होता है, टूटता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन और बन जाता है हमारा, ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बोल सकते हैं, यदि वियोजन की प्रक्रिया है ना, किसी अभिक्रिया को ऊष्मा देने के फलस्वरूप होता है, या किसी अभिक्रिया में हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं और ऊष्मा देने से अगर क्या हो जाता है, उसका वियोजन हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण हो गया, वो शुरू में हम आपको बता चुके हैं, उतना ही करना है ना, और कुछ नहीं है। और भी हम वियोजन अभिक्रिया के क्या कर सकते हैं, एक से और अधिक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक और उदाहरण दिया है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो H2O होता है, पानी जिसको बोलते हैं, ये पानी क्या हो जाता है हमारा, H2 और O2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा H2O है, जैसे हम इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या हो जाता है हमारा, H2 और ये O2 में टूट जाता है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो 2 लगाते हैं, उस स्थिति में 2 हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पर भी दिया गया है। तो जैसे हम क्या करते हैं, जल में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो H2 और O2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। मतलब ये भी वियोजन अभिक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। बैलेंस कर देते हैं तो इसलिए इतना नंबर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, हमारा वियोजन होता है। चूँकि विद्युत की वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन।
क्योंकि वियोजन को अपघटन भी कहा जाता है। तो ऐसा वियोजन जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन आता है विद्युत अपघटन क्या होता है, तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में अगर हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और विद्युत धारा प्रवाहित होने से क्या होता है, यदि उस पदार्थ का क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है, तो उस स्थिति में हम उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। आप ऐसे लिखते जाएंगे भाई, ठीक है। कुछ कुछ है जो आप क्या कर सकते हैं, सुन के क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, नोट्स अपना क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा एक और उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण आप ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। आप पहले देखे हो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaCO3। जब इसको आप गर्म करते हैं 1000 डिग्री ताप पर, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है बिना बुझा चूना, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है, इसका नाम क्या होता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बनाता है हमारा, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और क्या मुक्त करता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक अभिकारक क्या हो रहा है, एक से अधिक भागों में क्या कर रहा है, टूट रहा है, मतलब यहाँ पर भी कौन सा अभिक्रिया होता है हमारा, वियोजन अभिक्रिया को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से आप वियोजन अभिक्रिया को भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा वियोजन अभिक्रिया। अब हम थर्ड नंबर चलते हैं, वो है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब होता है हटाना, है ना। जब कोई यौगिक, एक यौगिक में उपस्थित जो कोई परमाणु दूसरे यौगिक में उपस्थित जब परमाणुओं को क्या कर देता है, उनके जगह से क्या कर देता है, हटा देता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब हमारे पास दो यौगिक है, तो एक यौगिक में जो हमारा क्या होता है, जो तत्व होता है या परमाणु होता है या आयन होता है, वो दूसरे यौगिक में उपस्थित अगर तत्व या परमाणु को क्या कर देता है, उसके जगह से हटा देता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो आप सिंपल लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक में उपस्थित एक या किसी, है ना, एक यौगिक में उपस्थित है ना, परमाणु को एक यौगिक में उपस्थित परमाणु को दूसरे यौगिक में या दूसरे यौगिक के परमाणु द्वारा है ना, तो वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक में उपस्थित परमाणु को दूसरे यौगिक के परमाणु द्वारा उसके, है ना, जगह से हटा दे, उसके जगह से हटाकर स्वयं उसके जगह पर क्या हो जाए, जुड़ जाए, उसके जगह क्या हो जाए, हमारा जुड़ जाए, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। हमारे पास दो क्या दिया है, हमारा यौगिक दिया गया है। एक यौगिक यहाँ पर जैसे दिया गया है, हमारे पास क्या दिया है, हमारा आयरन दिया है, ठीक है। ये हमारा दिया है आयरन सल्फेट बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, आयरन सल्फेट, ठीक है। ये जैसे हमारा दिया है आयरन सल्फेट। अब ये आयरन सल्फेट को अगर हम क्या करते हैं, एक अन्य परमाणु जिसका नाम है कॉपर, हम इसके क्या करते हैं, इसमें अगर हम क्या कर देते हैं, इसके साथ क्रिया करा देते हैं, ये जो कॉपर होता है इस आयरन को क्या कर देता है, उसके जगह से हटा देता है, और ये स्वयं क्या हो जाता है, आपका ये जुड़ जाता है, और जुड़ करके क्या बनाता है, इस प्रकार से ये आपका कॉपर सल्फेट का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो ये हमारा क्या होता है, फेरस सल्फेट है, ये हमारा क्या है, फेरस सल्फेट है। और इस फेरस सल्फेट में अगर हम क्या करते हैं, कॉपर का टुकड़ा अगर डाल देते हैं, या इसको उल्टा कर दूं मैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसको ज़्यादा अच्छा इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास दिया है, ये हमारा दिया है कॉपर सल्फेट, क्या दिया है, कॉपर सल्फेट, और ये हमारा क्या होता है, आयरन,
ये क्या होता है हमारा आयरन अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, आयरन ले लेते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका फेरस सल्फेट और ये Cu को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो इस तरीक़ा से आप इसको भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो आयरन हो रहा है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, कॉपर को उसके जगह से क्या कर दे रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है। मतलब यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया होता है हमारा, विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो इस तरीक़ा से बता सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु को अन्य परमाणु द्वारा या किसी अन्य यौगिक के परमाणु द्वारा अगर क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए यहाँ पर हमें क्या करते हैं, जो है प्रयोग करके देखते हैं और उस प्रयोग से हम क्या करते हैं, समझते हैं। यहाँ क्रियाकलाप 6 दिया है, लोहे के 3 कील ले बोल रहे हैं। लोहे के कील आपने देखा होगा या आल्पिन भी ले सकते हैं, उन्हें रेगमाल से बढ़िया से रगड़ के साफ करते हैं और इनको क और ख चिन्हांकित की हुई 2 परख नली लीजिए और प्रत्येक परख नली में 5 से 10 ml क्या कर दीजिए, कॉपर सल्फेट का विलयन भर दीजिए। तो आप 2 परख नली लीजिए बोल रहा है, 2 परख नली, एक को क बोलते हैं, एक को बोलते हैं ख, और इसमें क्या भर देते हैं, कॉपर सल्फेट का क्या कर देते हैं, विलयन यहाँ पर क्या करते हैं, भर देते हैं। अब 2 कीलों को धागे से बांधकर सावधानीपूर्वक परख नली ख के कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करते हैं, लगभग 30 मिनट तक क्या कर देते हैं, डुबा देते हैं। ठीक है, डुबा देते हैं मतलब जैसे हम लोग ख नंबर का जो हमारा परख नली है जिसमें क्या भरा है, कॉपर सल्फेट का क्या भरा है, हमारा सलूशन भरा है। इस कॉपर सल्फेट के सलूशन में जो दोनों कील लिए हैं उन कीलों को रस्सी से बांधकर 30 मिनट तक, कितना मिनट तक, 30 मिनट तक क्या कर देते हैं हम लोग, जो है लटका देते हैं। और लटकाने के पश्चात फिर क्या करते हैं, थोड़ा देर के पश्चात जो है 30 मिनट के बाद जब बाहर निकालते हैं तो निकालने के पश्चात हम देखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का जो क्या है, सलूशन में जो डूबा हुआ जो कील होता है उसका और बाहर में जो सामान्य कील होता है उसका, उन दोनों में क्या परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों में क्या हुआ है, अलग अलग परिवर्तन हुआ है। तो ये अलग अलग स्थिति को दिखता है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉपर अलग हो जाता है और आयरन क्या हो जाता है आपका, उसके साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। मतलब स्थिति क्या होता है आपका वहाँ पर अलग अलग देखने मिलता है। तो 30 मिनट पश्चात जब दोनों कीलों को देखा जाता है बाहर निकाल के, तो वहाँ पर क्या होता है आपका, जो ख और ख में रखे कॉपर सल्फेट के विलयन में नीले रंग की तुलना कीजिए बोल रहे हैं और कॉपर सल्फेट के बिना डूबे कील के रंग की तुलना बाहर के कील से कीजिए। आप दोनों में क्या करेंगे, फ़र्क देखेंगे। वहाँ पर क्या हो जाता है, उसका जो भी कलर है वो क्या हो जाता है, आपको उड़ जाता है। तो ये देखो कॉपर सल्फेट की विलयन था जिसमें कील को हम लोग क्या कर दिए हैं, डुबा दिए हैं, लोहे का कील का, और ये बाहर वाला कील है। थोड़ा देर के पश्चात रखने के पश्चात ये वाला कील को और ये वाला कील को हम लोग तुलना करते हैं तो दोनों कील के जो कलर होता है उस कलर में अलग अलग क्या होता है आपका, स्थिति क्या होता है आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब कील को देखते हैं तो ये सामान्य जो लोहे का कील होता है और कॉपर सल्फेट में जो लोहे का कील जो डूबा रहता है उस पर कलर में चेंज आ जाता है। ये कॉपर कलर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। मतलब वहाँ पर वो आयरन को प्रतिस्थापित करके, या आयरन जो है आपका कॉपर को प्रतिस्थापित करके वहाँ पर क्या करता है, उसकी जगह को क्या कर लेता है, ले लेता है। और इस प्रकार से आपका क्या बनता है, एक यौगिक बनता है, जो हम पहले क्या कर चुके हैं, सेम टू सेम यहाँ पर क्या कर चुके हैं भाई, देख चुके हैं। ये देखो यहाँ पर क्या किए हैं हम लोग, जस्ट देखे हैं। ये देखो कॉपर सल्फेट है, आयरन है। तो ये जो आयरन होता है वो कॉपर के परमाणु को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। और प्रतिस्थापित कर देने के पश्चात ये आपको इस प्रकार से क्या होता है, आपको प्राप्त होता है। तो ये देखो कॉपर सल्फेट है हमारा, ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट है, और ये लोहे का कील आयरन है। तो ये आयरन क्या करता है, कॉपर को उसके जगह से हटा देता है, उसका जगह स्वयं ले लेता है, और इस तरीक़ा से लोहे का कील क्या हो जाता है आपका दूसरे कलर में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यही आपका क्या होता है, आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, और यही चीज़ दिया है। इस अभिक्रिया में लोहे ने कॉपर को उसके यौगिक से क्या कर दिया, हटा दिया, उसकी जगह से हटा दिया और स्वयं उसका क्या कर लिया, स्थान ले लिया। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाता है, आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, जो हम शुरू में क्या कर चुके हैं, परिभाषा लिख चुके हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित जो परमाणु होता है उस परमाणु को अन्य यौगिक के परमाणु या अन्य परमाणु क्या कर देता है, जब उसके जगह से उसको हटा देता है और स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं,
आपका विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो हम शुरू में उसको पढ़े हैं, वही चीज़ बाद में भी क्या किया गया है, दिया गया है। और प्रयोग करते हैं तो यही होता है कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट का क्या है, हमारा सलूशन है, ये कॉपर सल्फेट का सलूशन है। अगर हम इसमें क्या कर देते हैं, आयरन का कील डुबा देते हैं तो ये आयरन आता है, कॉपर को उसके जगह से क्या कर देता है, हटा देता है, और स्वयं क्या हो जाता है, सल्फेट के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्या कर रहा है, हटा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया होता है भाई, विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो इतना लंबा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चुपचाप एक परिभाषा लिखो और एक उदाहरण लिख दो, काम खत्म हो गया। ठीक है, यही विस्थापन अभिक्रिया होता है। और भी आप उदाहरण क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है। जैसे ये लेड है, पीबी को क्या बोलते हैं भाई, लेड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेड है। और ये हमारा होता है कॉपर के क्लोराइड, हम बोल सकते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड बोल सकते हैं। तो ये कॉपर क्लोराइड फिलहाल तो अभी क्या है, हमारा कॉपर क्लोराइड है। तो ये जो कॉपर क्लोराइड होता है, अगर हम इसकी बात करें तो कॉपर क्लोराइड को, है ना, ये हमारा सॉल्यूशन है मान लो, तो ये यौगिक भी बोल सकते हैं। तो जैसे हम इसको क्या करते हैं, लेड के साथ क्रिया कराते हैं, ये जो लेड होता है वो कॉपर को क्या कर देता है, उसके जगह से रिप्लेस कर देता है, और स्वयं उसके जगह में क्या हो जाता है, आके जुड़ जाता है, और इस प्रकार से लेड क्लोराइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है भाई, लेड क्लोराइड का निर्माण करता है। ठीक है, सेम यहाँ पर देखो, ये हमारा होता है जिंक, Zn को क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं, और इसको बोलते हैं, Ag को बोलते हैं सिल्वर, क्या बोलते हैं, सिल्वर, और NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रेट। तो जैसे ही जिंक और सिल्वर नाइट्रेट को क्रिया कराते हैं, जिंक किसको हटा देता है, सिल्वर को हटा देता है, और उसका जगह स्वयं ले लेता है, और एक जिंक नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है हमारा, जिंक नाइट्रेट बनता है। ठीक है, जिंक नाइट्रेट बनता है। जिंक की संयोजकता होता है 2, जिंक की संयोजकता 2 होता है, और नाइट्रेट की संयोजकता 1 होता है। और आपको मैं बोल रहा हूँ कि संयोजकता उल्टा करके लिखा जाता है, जिंक का 1 होता है और जिंक का कितना होता है, 2 होता है, और नाइट्रेट का कितना होता है, 1 होता है। तो इसको उल्टा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उल्टा, तिर्यक की स्थिति में लिखा जाता है। इसलिए लिखते वक्त क्या लिखते हैं, Zn, और ये कितना हो जाता है हमारा 1 है, और यहाँ पर कितना होता है, NO3 है, बट इनकी संयोजकता ये शो करता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, जिंक नाइट्रेट लिखते हैं। और ये हमारा 2 सिल्वर क्या हो जाता है, यहाँ पर मुक्त हो जाता है, जो बैलेंस करने पर ऐसा आपको क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया है, हमारा विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, और आपको बोल रहे हैं कि संयोजकता आपको कैसे पता चलेगा, तो संयोजकता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको तत्व बताया था 20 ठो, तो उन तत्वों को आपको क्या करना पड़ेगा भाई, याद रखना पड़ेगा, तभी आपको संयोजकता ज्ञात होगा। और संयोजकता क्या होता है, तो लगभग जो है किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षक में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही उनका संयोजकता होता है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताया था कि किसी परमाणु के अंतिम कक्षक में मान लो 1 इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो उसकी संयोजकता 1 है। किसी परमाणु के अंतिम कक्षक में जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो उनकी संयोजकता 2 है। तो कल हम इस पे चर्चा कर रहे थे कि परमाणु जो होता है उनके बीच में एक नाभिक होता है, और फिर उसके चारों तरफ बहुत सारे क्या होते हैं, कक्षक पाए जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से कक्षा होते हैं। और इन कक्षक में क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन भरता है वो अलग अलग स्थिति में भरता है। तो इसके लिए मैं आपको एक सूत्र भी बताया था, 2n²। तो पहला कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 18 इलेक्ट्रॉन, बट तीसरा में भी 8 भर सकते हैं, बट 18 यूज करते हैं, फिर इधर 32 इलेक्ट्रॉन, ऐसा भरते जाता है। तो आपको जो भी आपके पास परमाणु है, तो पहले कक्षा में आप 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उसको क्रमशः क्या करते जाते हैं, भरते जाते हैं। तो जैसे मैं आपको सोडियम का बता रहा था, सोडियम का 11 है, तो उस स्थिति में पहले में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2, दूसरा में भरेंगे 8, ये हमारा दूसरा में कितना हो गया हमारा 8, और तीसरा में हमारा कितना हो रहा है, 1 बच रहा है। अतः इनकी संयोजकता कितना होता है, हमारा 1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम कैल्शियम की बात करें तो 20 होता है, तो हम पहले में कितना भरेंगे, 2, दूसरा में भरेंगे 8, वैसे तीसरा में भी भरते हैं 8। ठीक है, इसमें हमारा ये टोटल 7 आवर्त होता है, तो इसकी स्थिति चेंज हो जाता है। तो 2, 8, 18, 18, 32 और 32, ये हमारा इतना क्रम में भरते हैं। तो पहले में आप 2 भरो, दूसरा में 8 भरो, फिर 8 भरो, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और फिर 32 भरो। तो ऐसे भरते जाओगे तो अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, वो उनके संयोजकता को शो करता है। तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8, 8, 16, 2, 18, 2 बचा है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, 2, 20 हो जाता है। मतलब कैल्शियम की संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। अगर आप मैग्नीशियम की बात करते हैं, Mg 12 होता है हमारा, 12 होता है, मतलब पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन,
दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में कितना बचा 2, तो अंतिम यही है, तो इसका संयोजकता 2 होता है। कुछ स्थिति ऐसा होता है कि मान लो किसी परमाणु के अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन आता है, जैसे नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन की बात करें तो 2 और कितना आ रहा है 5, तो इनका संयोजकता जो होता है वो 2 प्रकार की संयोजकता दिखाता है, ये 5 भी दिखाता है, और चूंकि अपना 8 पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है ग्रहण करता है, तो ये इसके संयोजकता जो होता है वो 3 भी होता है। ठीक है, जनरली ये 3 दिखाता है। तो जिन परमाणुओं के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन आए 5 इलेक्ट्रॉन आए, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए इनकी संयोजकता कितना होगा 3, है ना। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 8 होता है, तो 2 और कितना हो गया 6, तो इनके अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मतलब इनकी संयोजकता कितना होता है 2। और अगर हम फ्लोरीन की बात करें 9 होता है, तो 2 और 7, मतलब अंतिम में 7 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मतलब इनकी संयोजकता कितना होता है आपका 1 होता है। तो ऐसे संयोजकता अगर आपको पता है तो आप बहुत सारे यौगिक बना सकते हैं, बनाया जा सकता है, और ये ध्यान देने योग्य है भाई, तभी आपसे बनेगा। और जो भी है संयोजकता बेस पर ही क्या बनता है, कोई यौगिक बनता है। ठीक है, और ये संयोजकता कैसा होता है, तो ये हमारा पहला वाला का संयोजकता है और ये दूसरा वाला का संयोजकता है। तो दूसरे वाला का संयोजकता पहले वाला शो करता है और पहले वाला की संयोजकता दूसरे वाला शो करता है। तो लिखते वक्त क्या लिखते हैं A2 और B1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए 1 को नहीं लिखा जाता है क्योंकि ऑलरेडी 1 दिखता रहता है। तो तिर्यक की स्थिति में क्या किया जाता है, इसको जो है लिखा जाता है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। मेरे ख्याल से विस्थापन अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा, तो ये हम आगे की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो इन उदाहरणों के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, जो विस्थापन अभिक्रिया है उसको हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बता सकते हैं, और बताया जा सकता है। यहाँ पर दिया गया है हमारा, इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। क्या बोल रहा है यहाँ पर, कॉपर उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। इसी प्रकार जिंक हो गया, सिल्वर नाइट्रेट की अपेक्षा क्या हो जाता है, ये भी हो जाता है। एक क्रियाकलाप 3 पर ध्यान दें, जिसमें क्या दिया है आपका, जिंक की क्रिया अगर क्या करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं। जिंक मतलब क्या होता है Zn, और किसके साथ बोल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलता है HCl को। तो जैसे हम क्रिया कराते हैं ये क्या बनता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, तो यहाँ से बन जाता है ZnCl2। क्यों, क्योंकि जिंक की संयोजकता 2 होता है और क्लोरीन की संयोजकता 1 होता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर दिए, उल्टा लिख दिए। उस स्थिति में देखो क्लोरीन कितना हो गया हमारा 2 हो गया, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन बचा है, इधर आके क्या हो जाता है आपका H2 हो जाता है। तो ये जो आपको दिया गया है इसमें हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इस क्रिया को देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखो जिंक आ रहा है और हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, हटा रहा है, मतलब ये भी विस्थापन अभिक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, तो हमने ऊपर में लिख दिया, वही उसका क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, जो कि क्रियाकलाप 3 में क्या किया गया है, दिया गया है। तो आप इसी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका हमारा क्या हो गया आंसर, क्या यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है, यस। यह हमारा क्या है, अभी जो हम लोग लिखे हो कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। इसलिए विस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि जिंक को जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं, जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को उसके यौगिक से क्या कर देता है, हटा देता है। अतः हम बोल सकते हैं कि ऊपर में दिया गया जो समीकरण है वो हमारा कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो आपको इसको लिखना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्या ये जो ऊपर में आप समीकरण लिखा है वो विस्थापन अभिक्रिया है। आप भी बोलो यस, वो विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है। तो आप उत्तर इस प्रकार से लिख देते हैं, हाँ, है ना, यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। क्योंकि जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, है ना, डालने पर जिंक, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जिंक HCl से हाइड्रोजन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है ना। इस कारण यह विस्थापन अभिक्रिया होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, ये जो ऊपर में आप समीकरण लिखे हैं इसका आप आंसर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व
कर लिया, ठीक है। आगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। द्विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो हमने क्रियाकलाप 2 में क्या किया था, देखा था। हमारे पास दिया है सोडियम सल्फेट, Na2SO4 को क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट बोलते हैं, सोडियम सल्फेट बोलते हैं। और BaCl2 को बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को जैसे हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो ये प्लस होता है और ये प्लस होता है, ये माइनस और ये माइनस। तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसके माइनस इसके प्लस के साथ निकलता है, मतलब बेरियम सल्फेट बनता है। ये हमारा क्या बन रहा है, हमारा बेरियम, और ये बन रहा है हमारा सल्फेट। और इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो आपने क्रियाकलाप 2 में पहले इसको देखा था कि जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट का क्या बनता है, आपका एक अवक्षेप बनता है। इसको मैं आपको बताया था, इसका क्या बनता है, एक आपका अवक्षेप बनता है। तो इस अभिक्रिया में जो सोडियम सल्फेट होता है और बेरियम क्लोराइड होता है, तो बेरियम सल्फेट अवक्षेप क्या क्या करता है, आपका निर्माण करता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो बेरियम में जो क्या होता है, हमारा जो मैं बता रहा हूँ, ये बेरियम में जो क्या होता है, प्लस होता है, वो इसके माइनस के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। और इसका जो प्लस होता है वो दूसरे वाला के माइनस के साथ क्रिया करता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आपका स्थानांतरण होता है। क्या होता है, स्थानांतरण। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेरियम में जो प्लस चार्ज होता है और सल्फेट में जो माइनस चार्ज होता है, उनके संयोजन से क्या बनता है, हमारा बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है। और एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड बनता है, नमक का निर्माण होता है, हम देखे हैं। तो इस स्थिति में आयन के जुड़ने से जो विलयन में ही रहता है, वे अभिक्रियाएं यहाँ पर आप लिख सकते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, तथा उनमें से एक विपरीत आयन का युग्म विलयन से क्या हो जाता है, आपका अलग हो जाता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो क्या बोल रहा है भाई कि वह अभिक्रिया जिसमें है ना, क्या होता है, हमारा दो यौगिकों के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, हमारा आदान प्रदान होता है। और आदान प्रदान के फलस्वरूप क्या बनता है, हमारा एक यौगिक क्या होता है, हमारा निर्मित होता है, और एक हमारे क्या हो जाता है, विलयन में क्या हो जाता है, आपका पाया जाता है। तो वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, तथा उनमें से एक विपरीत आयन का युग्म विलयन से क्या हो जाता है, आपका अलग हो जाता है। तो जैसे वहाँ पर आपका दिया गया है, जैसे ही दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, और दोनों में क्रिया होता है, और क्रिया के फलस्वरूप है ना, एक विपरीत आयन वाला एक यौगिक जो है क्या हो जाता है, आपका उस विलयन से अलग हो जाता है। कैसे नहीं होगा भाई, देखो सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, सोडियम में प्लस चार्ज है, सल्फेट में माइनस चार्ज है, बेरियम में प्लस चार्ज है, क्लोरीन में माइनस चार्ज है। अब क्या हो रहा है, देखो एक यौगिक का प्लस दूसरे यौगिक के जो है प्लस को क्या कर रहा है, हटा रहा है। या ये बोल सकते हैं कि एक यौगिक का प्लस दूसरे यौगिक के माइनस के साथ, उसी प्रकार एक यौगिक का प्लस दूसरे यौगिक के माइनस के साथ, इस प्रकार से दो यौगिक बनाता है बेरियम सल्फेट, और एक क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड का क्या करता है, आपका निर्माण करता है। तो इन दोनों यौगिकों के बीच क्या होता है, हमारा आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। और आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप इनमें से क्या होता है, हमारा जो उत्पाद बनता है, उस उत्पाद में क्या बनता है, एक अवक्षेप बनता है, और उस अवक्षेप को क्या कर लिया जाता है, अलग से बाहर निकाल लिया जाता है। तो उस स्थिति में जो उत्पाद बना है उसमें एक ही यौगिक बचता है, और एक यौगिक को क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो अभिक्रिया होता है, वही अभिक्रिया आपका क्या कहलाता है, आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो वही चीज़ दिया है यहाँ पर कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तथा उनमें एक विपरीत आयन का युग्म विलयन से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो विलयन से अलग कौन होगा, जो कि अवक्षेप के रूप में होता है, वो विलयन से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप इसको बता सकते हैं। ये देखो सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड दोनों मिलकर के बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। और ये जो बेरियम सल्फेट का और सोडियम क्लोराइड का बनना इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान पर निर्भर करता है, जिसमें बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में क्या हो जाता है, अलग निकल जाता है। ऐसे अभिक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप द्विविस्थापन अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और भी उदाहरण दिया है, जैसे लेड नाइट्रेट दिया है, ये हमारा लेड नाइट्रेट बोलते हैं, इसका नाम क्या नाम है, इसका नाम लेड नाइट्रेट। Pb को बोलते हैं लेड, NO3 को बोलते हैं क्या, नाइट्रेट। तो नाम क्या है इसका नाम, लेड नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है। Pb
NO3 2 होता है, क्योंकि लेड में संयोजकता 2 होता है और नाइट्रेट में संयोजकता 1 होता है, तो उल्टा लिखते हैं। इसको पोटेशियम आयोडाइड बोलते हैं, के को बोलते हैं पोटेशियम, के को क्या बोलते हैं भाई, पोटेशियम, और आई को क्या बोलते हैं, आयोडाइड, आयोडाइड, डाइड कहा जाता है, ठीक है, तो इसको आयोडाइड कहते हैं, ठीक। ऐसा आके क्या होता है हमारा, इसका जो हमारा ये प्लस होता है ये माइनस होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, तो लेड जो होता है किसके साथ निकल जाता है, आयोडीन के साथ, तो इसका नाम होता है लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड बोलते हैं इसको। और यहाँ पर पोटेशियम जो प्लस है वो नाइट्रेट के साथ निकल जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। तो इनमें से एक क्या होता है, अवक्षेप होता है जिसको अलग कर लिया जाता है, तो इसको हम लोग पोटेशियम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट कहते हैं। तो ये भी हमारा किसका उदाहरण है, द्विक विस्थापन का क्या है हमारा उदाहरण के अंतर्गत इसको रखा जाता है। और भी हमारा दिया है, इसको बोलते हैं Na को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बोलते हैं, और OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो पूरा नाम क्या हो जाता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसको तो हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक क्या बोलते हैं भाई, इसको अम्ल बोलते हैं। तो जैसे हम दोनों को क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, ये प्लस होता है ये माइनस होता है, ये माइनस होता है ये प्लस होता है। और मैं पहले भी बताया हूँ कि प्लस को हमेशा पहले और माइनस को बाद में लिखा जाता है। तो एक बनता है NaCl, और ये दोनों मिल के बना लेता है H2O। तो यहाँ पर अवक्षेप के रूप में कौन रहता है हमारा, नमक रहता है, जिसको क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। तो यही अभिक्रिया आपका क्या कहलाता है, आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से परिभाषा लिख के क्या कर सकते हैं आप, जो है इसको बता सकते हैं। नाम क्या है इसका नाम, Na को बोलते हैं सोडियम, और क्लोरीन उससे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होता है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं इसको, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो ऐसा हम विभिन्न प्रकार से क्या कर सकते हैं, प्रक्रिया को बता सकते हैं। एक चीज़ और याद रखना, जब अम्ल और क्षार को क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, ये हमारा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रबल क्षार है, एक प्रबल क्या है भाई, क्षार है। तो प्रबल क्षार है, और ये हमारा HCl क्या है, एक अम्ल है, वो भी प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है। तो जब हम क्या करते हैं, क्षार को और अम्ल को आपस में क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो एक हमारा ये नमक क्या होता है, लवण होता है। तो लवण और क्या बनता है, पानी बनता है। आप देखना इसको, तो क्षार को और अम्ल को जब क्रिया कराएंगे तो लवण, NaCl क्या है, लवण है, और क्या बनता है, पानी बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो एक क्वेश्चन बन गया, अम्ल और क्षार को आपस में क्रिया कराने से लवण और क्या बनता है, पानी बनता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आप उदासीनीकरण अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जब अम्ल और क्षार को आपस में क्रिया करा देते हैं तो लवण और क्या बनता है, हमारा पानी बनता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उदाहरण लिख देना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है, HCl जो कि अम्ल है, दोनों क्रिया कराते हैं तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसके प्लस इसके माइनस के साथ मिल करके सोडियम क्लोराइड अर्थात लवण का निर्माण करता है और H2O का निर्माण करता है। मतलब यह अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया होता है, आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। तो इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है और परिभाषा लिखना है और साथ में उदाहरण भी लिखना है, क्योंकि उदाहरण लिखना आपको बहुत क्या है, जरूरी है। तो इसको भी आप क्या करेंगे भाई, ध्यान में रखेंगे। इतना में आपका जितने भी आपका क्या था, रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार था वो क्या होता है, वहाँ से समाप्त हो जाता है। अब हम चलते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। ठीक है, सिंपल अगर हम परिभाषा बात करें तो सिंपल परिभाषा ये होता है कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया वह प्रक्रिया होता है जिसमें किसी पदार्थ के साथ जब ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ जाता है। जब किसी एक पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण कहते हैं। और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन क्या होता है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन जुड़ेगा, किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन क्या करेगा, जुड़ेगा, है ना, किसी पदार्थ से, किससे भाई, हमारा किसी पदार्थ से यदि ऑक्सीजन क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ना, इसको आप लिखेंगे। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, तो किसी पदार्थ से जब क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन जुड़ता है, जैसे कार्बन एक पदार्थ है और उससे ऑक्सीजन क्या हो गया, हमारा जुड़ गया, तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा
ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। एक पहला परिभाषा लिख सकते हैं। और दूसरा ये बोल सकते हैं कि यदि कोई पदार्थ है और उस पदार्थ के साथ जो ऑक्सीजन है, अगर वो ऑक्सीजन क्या हो जाता है आपका बाहर निकल जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड, CO को क्या बोलते हैं भाई? कॉपर। ठीक है, CO को क्या बोलते हैं? कॉपर। और O को क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। O को क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड को जब हम H2 के साथ क्रिया करा देते हैं, हाइड्रोजन के साथ क्या कर देते हैं? क्रिया करा देते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन किसके साथ निकल जाता है? H2 के साथ निकल जाता है। मतलब किसी यौगिक से क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका? अपचयन। और जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन क्या होता है हमारा? जुड़ता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। तो एक सिंपल परिभाषा बोल सकते हैं कि जब किसी पदार्थ के साथ, किसी परमाणु के साथ ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता है, या उस पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, जुड़ना या ग्रहण करना एक ही बात है भाई। ठीक है, तो जब किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है या ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। और जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन क्या हो जाता है आपका? बाहर निकल जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपचयन कहते हैं, अपचयन कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप ऑक्सीकरण को और अपचयन को क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। एक परिभाषा ये होता है। दूसरा परिभाषा क्या होता है? दूसरा परिभाषा ये होता है कि यदि कोई तत्व क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? दे देता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ठीक है, यदि कोई पदार्थ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धन आयन बनाता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ये दूसरा परिभाषा होता है। यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्यागता है या इलेक्ट्रॉन दे देता है, और इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बनाता है? धन आयन बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। और दूसरा, अगर कोई पदार्थ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है और इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है हमारा? ऋण आयन बनाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो दो परिभाषा यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। पहला परिभाषा ये कि यदि कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है या ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, तो उस स्थिति में क्या बोलते हैं? उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन क्या होता है? तो अपचयन वह प्रक्रिया होता है जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है, उसे हम अपचयन कहते हैं। पहला परिभाषा। दूसरा परिभाषा क्या होता है? यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है, दे देता है और धन आयन बनाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। और अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है और ऋण आयन बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जो है अपचयन कहते हैं। तो दोनों परिभाषा आपको क्या करना है? याद में रखना है ना। उसको पेपर में अगर आता है तो लिखना है और साथ में उदाहरण भी लिखना है। और जब किसी अभिक्रिया में दोनों प्रक्रिया एक साथ होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों क्या हो? साथ हो। यदि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, ऑक्सीकरण व है ना, वह अभिक्रिया लिख सकते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन की प्रक्रिया साथ साथ हो। क्या हो हमारा? साथ साथ हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स क्या बोलते हैं? रेडॉक्स, है ना, अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हम तीन क्या कर सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होता है? NaCl अगर हम बात करेंगे और Na+Cl बनाता है ना, तो यहाँ पर दोनों प्रकार की प्रक्रिया होता है। यहाँ से यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ प्लस हो रहा है, तो ये हमारा क्या होता है? ऑक्सीकरण। और यहाँ से ये माइनस में जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होता है? अपचयन। तो जिनमें दोनों प्रकार की प्रक्रिया क्या हो? साथ साथ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक चीज़ और याद रखेंगे, जो हमारा दूसरा परिभाषा होता है, जब ऑक्सीकरण हमारा क्या होता है?
तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ते जाता है। ये हमारा जो प्लस आना होता है ना, ये ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो जब भी क्या होता है हमारा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होता है, ये जो प्लस चार्ज है उनका संख्या क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ते जाता है। और अपचयन में हमेशा क्या होता है, जो भी मान होता है, जो संख्या होता है, उसका मान हमेशा कम होते जाता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन को बता सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया को बता सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप दिया गया है, उसको हम देख सकते हैं। भाई एक पोर्सिलिन की प्याली लो। पोर्सिलिन की प्याली कैसा होता है, ये हमारा क्या होता है, पोर्सिलिन की प्याली होता है। इसमें 1 ग्राम कापर चूर्ण ले लो। कितना ग्राम, 1 ग्राम कापर। कापर को क्या बोलते हैं, Cu, है ना। उसे लेकर के क्या करो, गरम करो। आपने क्या देखा, जैसे ही हम गरम करते हैं ना, तो गरम करने से क्या होता है, हमारा चूर्ण की सतह पर, मतलब जो कापर है ना, उसकी सतह पर क्या हो जाता है, काली परत चढ़ जाता है। और ये काला क्यों पड़ता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि पोर्सिलिन की हमने क्या लिया, प्याली लिया, और उस प्याली में 1 ग्राम जब कापर को क्या करते हैं, गरम करते हैं, तो गरम करने से ये जो कापर होता है ना, वो काला रंग का हो जाता है। कैसा रंग का, काला रंग का। वो काला रंग का इसलिए होता है क्योंकि कापर जो होता है वो वहाँ पर उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, और इस तरीक़ा से वो कॉपर ऑक्साइड का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो ये कॉपर ऑक्साइड के बनने के वजह से ही जो कॉपर होता है वो कैसा होता है, हमारा काला रंग का हो जाता है। यह कॉपर ऑक्साइड है ना। काला रंग क्यों पड़ता है, तो क्योंकि कॉपर किस में बदल जाता है, कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। और उस स्थिति में आप देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, उसके साथ क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। देखो कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, मतलब वहाँ पर कौन सा प्रक्रिया होता है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया होता है। देखो यहाँ पर वही चीज़ को क्या किया गया है, यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया गया है भाई, देखो ये हमारा पोर्सिलिन की प्याली है, इसमें कॉपर का चूर्ण ले लेंगे, ये जाली है, ये त्रिपाद स्टेन है, ये बर्नर है, गरम करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। मतलब पहले हमारा क्या था, कॉपर था, ये ऑक्सीकरण होता है, और ये क्या बना लेता है, 2CO वो बना लेता है, मतलब कॉपर ऑक्साइड बनता है। और इसके वजह से ही उनका कलर कैसा हो जाता है, आपका काला हो जाता है। चूँकि आप कॉपर के साथ देख रहे हैं, ये हमारा कॉपर है, ये हमारा देखो क्या है, कॉपर है, ठीक है, और इसके साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, अब कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन उसके साथ क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, मतलब वहाँ पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है उसमें कौन सा गैस प्रवाहित करते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है H2 के रूप में, और कॉपर बच जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पदार्थ है, इस पदार्थ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो अभी मैं बताया ना, यदि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन क्या हो, बाहर निकले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन। और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। यही दिया गया है कि वह अभिक्रिया है ना, जब किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है या ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, तब उसका क्या होता है, हमारा ऑक्सीकरण होता है। और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन की कमी पड़ जाता है, मतलब ऑक्सीजन जब उससे क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका अपचयन कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप ऑक्सीकरण और अपचयन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। कुछ नहीं रखा है, हम शुरू में बताए हैं, जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ऑक्सीकरण, और जब किसी पदार्थ से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना, किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का क्या होना, जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीकरण। और किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, हमारा अपचयन कहलाता है। तो ये हम लोग पहले हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जुड़ रहा है मतलब ऑक्सीकरण, यहाँ पर निकल रहा है मतलब अपचयन कहलाता है। तो आप सुन के परिभाषा मेरे ख्याल से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। और एक हमारा क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है वहाँ पर ऑक्सीकरण, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है वहाँ अपचयन, और जहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दो साथ साथ होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। तो ये भी हमने क्या कर लिया, पढ़ाई कर लिया, कुछ नहीं है। यही चीज़ यहाँ पर देखो दिखा रहा है, कहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो ये देखो हमारा यहाँ पर हमारा कॉपर क्या हो रहा है, यहाँ से कॉपर से यहाँ जा रहा है। कॉपर पहले कितना था हमारा,
2 प्लस चार्ज था, यहाँ पर ये 0 हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर कौन सा प्रक्रिया 0 हो रहा है। यहाँ पर पहले 0 था, इधर आके हमारा क्या हो जा रहा है 2 प्लस हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से हमारा ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो कौन सा प्रक्रिया, अपचयन, और इसके साथ ऑक्सीजन क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, मतलब यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया होता है, अपचयन अभिक्रिया होता है। तो इसको आप फोकस करो, यहाँ से पदार्थ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, अपचयन, और यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इस प्रकार से आप परिभाषा क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और भी रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण हैं, जैसे आपको दिख रहा है ZnO और कार्बन, तो ये हमारा देखो कार्बन के साथ जुड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जिंक को क्या कर दिया, ये छोड़ दिया। बताइए इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और इसके साथ जुड़ रहा है, मतलब दोनों प्रक्रिया हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर भी निकल रहा है और कार्बन के साथ जुड़ रहा है, मतलब ये कौन सा अभिक्रिया के उदाहरण है, रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण है। यहाँ पर भी देखो MnO2 और ये 4HCl, यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो H है ये माइनस और ये प्लस होता है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, H2O बना रहा है, साथ में मैग्नीज और क्लोरीन मिलकर के मैग्नीज क्लोराइड बना रहा है और ये Cl2 बना रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन निकल भी रहा है, मतलब ये भी अभिक्रिया किसके अंतर्गत आता है, हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो इस तरीक़ा से आप रेडॉक्स अभिक्रिया के बहुत सारे उदाहरण क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ दिया गया है, ये हम चूज कर चुके। इसी प्रकार और भी उदाहरण के आधार पर हम परिभाषित कर सकते हैं। अभी जो बताया कि किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने हाइड्रोजन, ये तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए, और उसको पढ़ने की बार बार ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, अब देखो इलेक्ट्रॉन त्यागने के आधार पर भी मैं बताया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी आप क्या कर सकते हैं, इनको परिभाषित कर सकते हैं कि वे पदार्थ जो क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धन आयन बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, और जो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन। तो आप पहले वाला में देख रहे हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, मतलब यहाँ पर कौन सा प्रक्रिया हो रहा है, ऑक्सीकरण। ये कौन सा हो रहा है, ऑक्सीकरण। उधर देखने की जरूरत नहीं है, वह ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होता है जिसमें कोई तत्व इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है और धन आयन बनाता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऋण आयन बनाता है तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। ये हम शुरू में क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो अलग से उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही है और ज़्यादा नहीं है भाई, ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके अलावा क्रियाकलाप 4 दिया है, ये सब आप पढ़ चुके हो, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है पढ़ चुके हैं कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है भाई, तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रियाओं के दौरान अगर क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और अगर ऊष्मा लिया जाता है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो पहले आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या एक संयोजन अभिक्रिया है, यहाँ पर दिया है क्रियाकलाप 1 दिया है, पर ध्यान दें, जिसमें मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है, स्पिट लैम्प की सहायता से जलाते हैं। किसको जलाते हैं, हमारा Mg मैग्नीशियम, और इसको जलाते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या बनता है हमारा 2MgO बनता है। बताइए संयोजन अभिक्रिया है, यस। ये मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, हमारा संयोजन अभिक्रिया है। ये भी योग हो रहा है, मतलब संयोजन अभिक्रिया होता है। दूसरा बोल रहा है क्या इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है, यस, यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीकरण। पहला आपको क्वेश्चन कर रहा है क्या Mg और O2 का मिलना संयोजन अभिक्रिया है, यस। ये जो है आप जो लिखे हैं वो हमारा क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। क्या इसमें ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है, यस। इसमें क्या हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। क्या यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो बोल सकते हैं हाँ ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि जब आप क्या करते हैं, जलाते हैं रिबन को, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा ऊष्मा क्या होता है, बाहर निकलता है, मतलब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो ये जो अभिक्रिया दिया है उसका 3 क्वेश्चन इसको दिया है। इसको समझाने के लिए कितना क्वेश्चन दिया है, हमारा 3 क्वेश्चन दिया है। पहला, क्या यह संयोजन अभिक्रिया है, यस यह संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दोनों पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बना रहा है। क्या इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यस इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। क्या यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, यस यह
है एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा क्या होता है, बाहर निकलता है। इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। एक क्रियाकलाप 3 दिया है, क्या दिया है, क्रियाकलाप 3 पर ध्यान दीजिए, जिसमें जिंक की क्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है, तो क्या यह विस्थापन अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है? तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, Zn है, साथ में क्या है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्रिया करके क्या बनाता है, ZnCl2 बनाता है और H2 गैस क्या करता है, मुक्त करता है। तो हाँ, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, वो यहाँ पर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। प्राकृतिक और भी ऊष्माक्षेपी के बहुत सारे क्या हैं, उदाहरण हैं, जैसे मेथेन बोलते हैं, CH4 को क्या बोलते हैं भाई, मेथेन बोलते हैं। ठीक है, मेथेन को जब आप क्या करते हैं, जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और पानी बनाता है। इसको हम लोग पानी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों बनता है और इसमें बहुत सारा क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है, क्योंकि गोबर गैस में कौन सा गैस होता है, मेथेन गैस होता है, बायोगैस बोलते हैं ना। तो इसको जलाएंगे ना तो बहुत ऊष्मा निकलता है, खाना पका सकते हैं। और ये कैसा गैस होता है, मेथेन गैस प्राकृतिक गैस होता है, दहन मतलब जलना होता है। ठीक है, श्वसन तथा हरी सब्जियों से खाद बनना भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। खाद बनना मतलब क्या होता है, हमारे घर में जो भी छिलके निकलते हैं फल वल के, उसको हम लोग क्या करते हैं, सड़ाने के लिए किसी गड्ढे पर छोड़ देते हैं, तो खाद बनता है, तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, बाहर निकलता है। तो वो भी हमारा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। अर्थात ऐसा अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के होने पर है ना ऊष्मा बाहर निकलता है, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। आगे है क्रियाकलाप 8। क्रियाकलाप 8 में क्या बोल रहा है, एक क्वथन नली में लेड नाइट्रेट ले लीजिए। लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, Pb, और ये क्या होता है हमारा NO3 और ये 2 होता है। ये हमारा लेड नाइट्रेट है। अब परख नली को होल्डर जैसे दिख रहा है आपको, उसके द्वारा क्या कीजिए, गर्म कीजिए, है ना। और गर्म करने के पश्चात आपने देखा यहाँ पर कोई परिवर्तन हुआ, उसको आप क्या करें, नोट करें। यहाँ पर क्या होता है, हमारा कुछ गैस क्या होता है, बाहर निकलता है। ये जैसे दिया है, इसको हम लोग गर्म करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और O2 का क्या करता है, निर्माण करता है। और इस प्रक्रिया में अभिकारक के विघटन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट को जब क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो उसमें ऊष्मा लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है, ऊष्मा लिया जा रहा है, क्योंकि हम इसको जब क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो ये कई भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इस दौरान ना ऊष्मा निकलता नहीं है, बल्कि क्या किया जाता है, ऊष्मा लिया जाता है। और वह अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की क्या होता है, आवश्यकता होता है, ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा की क्या होता है, आवश्यकता होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 बाहर निकलता है, तो उसको क्रिया को कराने के लिए हमको ऊष्मा की क्या होता है, आवश्यकता होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। तो आप परिभाषा लिख देना कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिस अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और ये उदाहरण लिख देना, उतना में आपका क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप बता सकते हैं, बताया जा सकता है। एक क्रियाकलाप 9 दिया है। ठीक है, क्रियाकलाप कितना दिया है भाई, हमारा 9। आपको जितना क्रियाकलाप दिया है करके देखें बोल रहा है, कुल मिला के क्या बोल रहा है, करके देखें। आपको क्या बोल रहा है, फिर से आप एक पोर्सिलिन की प्याली ले लें। क्या ले लें, पोर्सिलिन की प्याली ले लें और इसमें 2 ग्राम, कितना ग्राम, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड AgCl क्या ले लेते हैं, AgCl ले लेते हैं। और इसका जो रंग है उसको नोट कर लेते हैं, नोट मतलब जैसे भी कलर है उसको नोट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो पोर्सिलिन की प्याली जिसमें हम लोग 2 ग्राम क्या लिए हैं, सिल्वर नाइट्रेट लिए हैं, उसको थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। और थोड़ी देर के पश्चात जब हम चेक करके देखते हैं कि सिल्वर क्लोराइड के रंग में क्या परिवर्तन हुआ है, तो आप देखते हैं कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है, बदल जाता है। जैसे ये देखो, यहाँ पर एक पोर्सिलिन के क्या ले लिया, प्याली ले लिया, उसमें सिल्वर क्लोराइड भर दिए, सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl। ठीक है, और सूर्य से आ रही प्रकाश में उसको रख देते हैं,
थोड़ा देर के पश्चात आप देखते हैं उसका रंग क्या हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है। धूसर मतलब उसका कलर जो है कुछ उड़ जाता है ना, तो ये धूसर रंग का हो जाता है। कौन, ये जो सिल्वर हम क्या रखे हैं, कोराइट रखे हैं। तो पहला सिल्वाइट कोराइट लेते हैं तो बड़ा सुंदर रहता है, और जैसे धूप में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसका रंग कैसा हो जाता है आपका, धूसर रंग हो जाता है। मतलब थोड़ा सा कलर क्या हो जाता है आपका, फीका पड़ जाता है। और ये देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश से श्वेत रंग का जो सिल्वर क्लोराइड होता है, सफ़ेद रंग का जो सिल्वर क्लोराइड होता है, वो ग्रे कलर में, धूसर कलर में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ये ऐसा जो अभिक्रिया होता है वो आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। ये होता है सिल्वर क्लोराइड, जैसे ही रखते हैं ये सिल्वर प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है या Cl2 में बाहर निकल जाता है। ये हमारा टूटता है Ag और ये Cl2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला जो भी अभिक्रिया होता है उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो मान लो क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अपने हिसाब से लिखेंगे भाई क्वेश्चन को कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड को अगर प्रकाश में रख देते हैं तो वो धूसर कलर में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, मतलब वहाँ पर वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित बता सकते हैं। और प्रकाश या विद्युत के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब ये कौन सा अभिक्रिया होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार से ऊष्माशोषी की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रकाश की क्या हो रही है, आवश्यकता हो रही है, इसलिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार की ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। तो इस तरीक़ा से इसको बताई जा सकती है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना। मतलब जो हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं ना, उसको अधिक अच्छा ढंग से उसको बताना। अच्छा ढंग से बताना मतलब वहाँ से गैस निकल रहा है तो कैसे पता चलेगा कि गैस निकलेगा, वो ठोस अवस्था में है तो कैसे पता चलेगा कि ठोस अवस्था में। तो रासायनिक जो भी समीकरण होता है उसको हम और अच्छा ढंग से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, उसको व्यक्त कर सकते हैं, ताकि उससे देख करके हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, है ना, क्या उसमें घटना घटित हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है, क्या अवक्षेप बच रहा है, वो सब चीज़ बारे में पता चल सके। इसके लिए उसको सूचनात्मक बनाने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ क्या किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। भौतिक अवस्था को हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ऊष्मा उसमें निकल रहा है या नहीं निकल रहा है उसको पता कर सकते हैं, गैस निकल रहा है नहीं निकल रहा है उसको पता कर सकते हैं, अवक्षेप बन रहा है नहीं बन रहा है उसको पता कर सकते हैं, और भी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों को हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण में क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। वही यहाँ पर दिया गया है। पहला है हमारा भौतिक अवस्था। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसी अभिक्रिया में गैस निकल रहा है, ठोस बन रहा है या द्रव बन रहा है। तो आप क्या करते हैं, उसके लिए आजकल रासायनिक समीकरण में क्या यूज किया जाता है, जैसे ये हमारा दिया है आपका लेड नाइट्रेट। क्या दिया है, लेड नाइट्रेट। तो यहाँ पर एस लिख देते हैं। क्या लिख दिए हैं, एस। एस का मतलब होता है सॉलिड। क्या होता है हमारा, सॉलिड। मतलब हमारे पास जो लेड नाइट्रेट लिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है, हमारा लेड नाइट्रेट जो लिया जा रहा है वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। और यहाँ पर लिख दिए हैं ताप। मतलब ताप जैसे ही हम देते हैं तो ये किस में बदलता है, हमारा लेड ऑक्साइड में बदलता है। किस में बदलता है भाई, लेड ऑक्साइड में बदल जाता है। ये किस में बदल गया, लेड ऑक्साइड में बदलता है, लेड ऑक्साइड में बदल जाता है। अब लेड ऑक्साइड कैसा स्थिति में होता है, ठोस स्थिति में, तो एस लगा दिए। साथ में क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस होता है, तो इसलिए गैस लिख दिए हैं। ठीक है, जी फॉर क्या होता है हमारा, गैस होता है। ऑक्सीजन भी क्या होता है हमारा, गैस होता है। तो आजकल हम रासायनिक समीकरण को बहुत अच्छा ढंग से क्या कर सकते हैं, उसको और बढ़िया क्या कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट करके बता सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग ले रहा है, वो किस अवस्था में है, क्या निकल रहा है। इसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, संकेत का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं कि
भाग लेने वाला पदार्थ ठोस है, द्रव है या गैस है। जैसे इसमें दिख रहा है कि भाग लेने वाले पदार्थ ठोस है, बनने वाले पदार्थ में ठोस है, गैस है। इस तरीक़े से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और गैस है मतलब वो क्या होता है, बाहर उड़ जाता है। तो इसलिए अधिक हम क्या कर सकते हैं, अच्छा ढंग से बता सकते हैं। वही इत्यादि है। रासायनिक समीकरण को अधिक भौतिक अवस्था में व्यक्त करने के लिए, सूचनात्मक बनाने के लिए पदार्थ की भौतिक अवस्था को सूत्रों के साथ क्या किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे गैस के लिए G है ना, लिक्विड के लिए L और सॉलिड के लिए क्या होता है हमारा S का प्रयोग किया जाता है। और अगर मान लो जली विलयन है, पानी के साथ कोई घुला हुआ है, तो उसके लिए एक्वा का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, एक्वा का प्रयोग किया जाता है। मतलब हम रासायनिक समीकरण को कितना बढ़िया ढंग से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। यही हम इसमें पढ़ रहे हैं। और पहला ढंग से ये है कि हम यहाँ पर कौन सा गैस है, कौन सा ठोस है, कौन सा जलीय अवस्था में है, वो सारे चीज़ हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ऊष्मा में परिवर्तन। ऊष्मा निकल रहा है या ऊष्मा नहीं निकल रहा है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, किसी समीकरण को देख के नहीं पता चलता। तो उसमें सुधार कार्य करके अब हम जो है पता कर सकते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को देख के पता कर सकते हैं कि ऊष्मा बाहर निकलता है। जैसे ये कार्बन है, कौन सा अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। ऑक्सीजन कौन सा होता है, गैस अवस्था में। जब दोनों मिल करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस होता है। तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के बनने के दौरान जो ऊष्मा निकलता है ना, उसको Q से दर्शाते हैं। Q से दर्शा रहे हैं मतलब प्लस दिखा रहे हैं। क्या है हमारा, प्लस। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। मतलब Q प्लस का होना क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को दिखा रहा है। वो बोल रहा है कि हम कौन सा अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी। इसी प्रकार नाइट्रोजन है, गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, दोनों मिलकर के 2NO बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसका नाम। क्या नाम है इसका नाम, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसके दौरान क्या किया जाता है, ऊष्मा लिया जाता है। तो Q का मान अगर माइनस में हो तो हम समझ जाते हैं कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो आजकल हम जो है रासायनिक समीकरण को बहुत अच्छा ढंग से क्या कर रहे हैं, अब उसको बना के उसको पेश कर रहे हैं, जहाँ से हमको बहुत सारे चीज़ों के बारे में क्या हो जाता है, पता चल जाता है। तो यहाँ से हमको देखो गैस के बारे में पता चल गया, ठोस के बारे में पता चल गया, और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है वो भी हमको क्या हो गया, पता चल जाता है। इसीलिए अधिक बेटर ढंग से हम आजकल क्या करते हैं, उसको पढ़ाई के दौरान इसका उपयोग कर रहे हैं। या रासायनिक समीकरण को इतना बेटर ढंग से उसको बनाया गया है, बताया गया है कि उसको हम देख करके बता सकते हैं कि अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्मा शोषी। यही चीज़ ये है। प्लस चिन्ह के निशान हो तो यहाँ पर दिया है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में Q को उत्पादों की ओर करते हैं तो प्लस चिन्ह के साथ, और ऊष्मा शोषी में उसको माइनस के साथ क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आगे आपका दिया है गैस के निकलने को हम ऐसे तीर से दर्शाते हैं। किससे, तीर से। जैसे जिंक सॉलिड होता है, H2SO4 एक्वा होता है, जली विलयन होता है। जैसे ही करते हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस मार देता है, जिंक सल्फेट बनाता है, और जिंक सल्फेट जली विलयन है मतलब AQ एक्वा बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर रहा है। और ये तीर का निशान क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो तीर ये बोलता है कि वो गैस है और वो क्या कर रहा है, आपका निकल रहा है। तो हम गैस के निकलने को भी रासायनिक समीकरण से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसी प्रकार एक दिया है सिल्वर नाइट्रेट, Ag को क्या बोलते हैं भाई, सिल्वर बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट जली विलयन है, एक्वा है मतलब जली विलयन है, जल के साथ एक घुला हुआ है। सोडियम क्लोराइड है, NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड। जल में क्या हुआ है, घुला हुआ है, और ये मिल करके क्या बनाता है, आपका सिल्वर क्लोराइड बनाता है। ये हमारा क्या बन रहा है भाई, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है। और ये सिल्वर नाइट्रेट है। तो देखो नीचे तीर का मतलब होता है अवक्षेप बन रहा है। क्या बन रहा है, अवक्षेप, मतलब जिसको छान के क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। तो नीचे तीर का मतलब होता है अवक्षेप का बनना, जिसको छान के अलग किया जा सकता है। तो इन सारे प्रक्रियाओं का अवक्षेप बनना, गैस का निकलना, ये सब चीज़ को क्या कर सकते हैं हम लोग जो है, किसके द्वारा, रासायनिक समीकरण के द्वारा देख सकते हैं। 5वां नंबर है कि वो किसके उपस्थिति में हो रहा है। जैसे हमारा एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिया है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड
और जो H2O होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में होता है, H2O पानी की अवस्था में होता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, साथ में पत्ती में क्लोरोफिल होता है, उसके उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज, है ना। C6H12O6 को ग्लूकोज बोलते हैं, जो एक्वा फॉर्म में पाया जाता है और क्या मुक्त करता है? ऑक्सीजन मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है? ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो इस तरीक़ा से हम बता सकते हैं कि सूर्य प्रकाश हो रहा है, क्या है, ऐसा दर्शा करके हम क्या कर सकते हैं? उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, यह दर्शाया जा सकता है। तो जो भी ताप दाब उपयोग होता है ना, उसको तीर के ऊपर इस प्रकार से लिखा जाता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि कौन सा अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रहा है। जैसे एक सिल्वर क्लोराइड है, जो सिल्वर और क्लोरीन बनाता है, किसकी उपस्थिति में होता है? ये हमारा प्रकाश के, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो इस तरीक़ा से समीकरण को देख करके हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि अभिक्रिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो ये हमारा इस प्रकार से बताया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका इससे रिलेटेड कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्या हो गया आपका बातें। मतलब लगभग हमारा ये लेसन हमारा क्या हो गया? समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये हम लोग पढ़ लिए। इसके कुछ अभ्यास के क्या है हमारे प्रश्न हैं। मैं कुछ चीज़ों को क्या करता हूँ यहाँ पर बता देता हूँ। बाकी आप जो है जैसे पढ़े हैं वैसे आप क्या करेंगे? क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है पहला अभ्यास। अभ्यास मतलब आपको करके देखना है, और इसमें दिया है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए मतलब कोई क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिया गया है, उन ऑप्शन में आपको एक को बताना है। पहला इसमें दिया है हाइड्रोजन और क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड का बनना निम्न में से कौन सी क्रिया को दर्शाता है? वियोजन का, संयोजन को, विस्थापन को या द्विविस्थापन को? किसको दर्शाता है? तो ये हमारा किसको दर्शाता है? हमारा संयोजन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के क्या बनाता है? H2, है ना। H2 मिलता है और Cl2 मिलता है और ये 2HCl का निर्माण करता है। मतलब ये कौन सा अभिक्रिया को शो करता है? संयोजन अभिक्रिया को शो करता है। ये आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया है आपका फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 को बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, और ये एल्युमिनियम है। इधर आके क्या बन रहा है? Al2O3, और आयरन को उसके जगह से क्या कर दे रहा है? हटा दे रहा है। बताइए किसका उदाहरण है? हटा रहा है मतलब कौन सा अभिक्रिया है भाई? विस्थापन अभिक्रिया है। क्योंकि एल्युमिनियम आ रहा है और आयरन को क्या कर रहा है? हटा रहा है, मतलब विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो दूसरा हो गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है? लेड ऑक्साइड, कार्बन और लेड और कार्बन डाइऑक्साइड, इस अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन क्या है हमारा? सही है ना। लेड यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा? ये तीर का निशान है भाई, तीर का निशान यहाँ पर भूल गए हैं। यहाँ पर ऐसा है, ये इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये हमारा क्या दिया है? PB। ये हमारा क्या दिया गया है? हमारा PB। PB सामने में कितना है? 2 है, और ये सॉलिड स्टेट में है, और साथ में कार्बन है। ये दोनों मिलकर क्या बनाता है हमारा? ये बनाता है 2PB, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताइए इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण हो रहा है, या लेड ऑक्साइड का लेड में अपचयन हो रहा है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा? लेड का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, बल्कि लेड ऑक्साइड का लेड में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है हमारा? अपचयन हो रहा है। तो ये चौथा नंबर होगा, क्योंकि लेड ऑक्साइड दिया हुआ है और उससे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, और जहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है हमारा? बाहर निकलता है, वहाँ पर क्या हो रहा है हमारा? ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। यहाँ देखेंगे कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। हाँ, तो ये भी सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कार्बन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन को अपने साथ मिला रहा है, मतलब वहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम इसको बोलेंगे कि जो लेड हमारा क्या होता है? हमारा जो ऑक्साइड हो रहा है वो लेड में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, मतलब लेड क्या हो रहा है? अपचयित हो जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पर यूज़ करेंगे, हम बता सकेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। आगे अच्छा ए भी दिया है, तो फिर चेंज होगा, दोनों सही हो जाएगा फिर, है ना। इधर हम करेंगे तो ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब 3 और 4 क्या है? बिल्कुल सही है। तो कौन सा नंबर होगा आपका? ब नंबर होगा। कौन सा नंबर? ब नंबर। दोनों हो रहा है ना, कार्बन के साथ जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। आगे NaCl और AgNO3 मिल करके AgCl और NaNO3 का क्या करता है? निर्माण करता है। बताइए निम्नलिखित अभिक्रिया को दर्शाता है। किसको दर्शा रहा है? विस्थापन को,
वियोजन को, संयोजन को नहीं। ये किसको दर्शा रहा है? द्विविस्थापन। क्यों? क्योंकि जब दोनों क्रिया करता है तो एक अवक्षेप बन रहा है और इस अवक्षेप को हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। मतलब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया को बताता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं? सही विकल्प को आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। रिक्त स्थान की क्या कीजिए? पूर्ति कीजिए बोल रहा है। ठीक, यहाँ पर क्या बोल रहा है? रासायनिक समीकरण में तीर के निशान या तीर के निशान के बाईं ओर का पदार्थ, बाईं ओर मतलब इस साइड मैं खड़ा हूँ तो हमारा ये वाला लेफ्ट साइड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाईं ओर बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं भाई? अभिकारक। मैं बताया था ना कि तीर के पहले वाले को हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। और ये जो दाईं ओर रहता है राइट साइड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद। इस तरफ जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और उससे पहले वाला को क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। पहला वाला हो गया। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 2H2 यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 2H2 प्लस, इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर अगर हम क्या करें, अगर H2 प्लस क्या दिया है हमारा? O2 और इक्वल टू क्या है हमारा? 2H2। O किसका उदाहरण है? संयोजन क्रिया। किसका उदाहरण है हमारा? संयोजन क्रिया का उदाहरण है। संयोजन ये ऐसा है हमारा, ये हमारा क्या होता है? H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। मतलब पानी का जो बनना है कौन सा अभिक्रिया है हमारा? ये हमारा संयोजन अभिक्रिया को क्या करता है? प्रदर्शित करता है या संयोजन को बताता है। 1 मिनट, ठीक है। ये हमारा ये ऐसा अभिक्रिया होगा, ये बाई मिस्टेक हो गया है। ये हमारा दिया है 2H2O, पानी दिया है और ये टूट जाता है आपका 2H2 प्लस O2। तो यहाँ पर पहले से O था, एक बड़ा यौगिक था, 2 भागों में टूट रहा है। मतलब ये क्या होगा? हमारा वियोजन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। कौन सा अभिक्रिया? यहाँ से वियोजन अभिक्रिया दर्शाता है भाई। एक इसको दर्शा रहा है वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि टूट रहा है ना, एक बड़ा सा यौगिक क्या हो रहा है? 2 भागों में टूट रहा है। तो ये यम ऐसा है, यहाँ पर तीर है, ठीक है। इस तरीक़ा से बोल सकते हैं। अच्छा, अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का निशान अभिक्रिया के, है ना, एक बोल सकते हैं पूर्णता को या अभिक्रिया की प्रकृति को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया और उत्पाद के बीच जो तीर का जो हमारा क्या होता है? निशान होता है, वो आपका क्या बोलता है? अभिकारक और उत्पाद को क्या करता है? दर्शाता है। मतलब अभिकारक और उत्पाद को क्या करता है? अलग अलग दर्शाता है ना। बोल सकते हैं उसको भिन्न दर्शाता है। या अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान अभिक्रिया को या अभिक्रिया की बोल सकते हैं दिशा, है ना, दिशा बोल सकते हैं। दिशा को क्या करता है? दर्शाता है। उसके डायरेक्शन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है कि किधर अभिकारक है और किधर उत्पाद है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नया पदार्थ बनने के लिए उष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उष्माशोषी। तो जिसमें उष्मा क्या किया जाता है? लिया जाता है, उसे उष्माशोषी कहते हैं। तो ये आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। आगे क्या दिया है? रासायनिक समीकरण क्या है? आप पढ़ चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया को, है ना, या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद को उनके संकेत के रूप में, सूत्र के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। और इसको संतुलित करने की आवश्यकता होता है, क्योंकि द्रव्यांश संरक्षण के नियम के अनुसार उष्मा पदार्थ न तो, या पदार्थ के अविनाशिता के अनुसार पदार्थ न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखेंगे। ये सब आप करेंगे भाई, 1 2 3 4, है ना। ये सब चीज़ आप क्या करेंगे? है ना। और नहीं बनता है तो हमसे कमेंट से करके पूछेंगे भाई। ये समीकरण सब संतुलित करेंगे आप। क्यों? क्योंकि आप ये सब चीज़ पहले क्या कर चुके हो? पढ़ चुके हो। तो इसको आप सबको क्या करेंगे? करके देखेंगे। ये सब अभिक्रिया हमने पढ़ चुका है, ठीक है। तो इनको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने से क्या करेंगे? उसको जो है कॉपी में करेंगे, क्योंकि हम सारे चीज़ को पढ़ चुके हैं। तो ये लेसन यहीं पर हम क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। आने वाले क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेसन को क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं।